हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी एसडीओ या एसडीएम पर बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले यह समझें कि भूमि केवल एक भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी शासन व्यवस्था की नींव है। कृषि, उद्योग, आवास, इन सभी की आधार भूमि ही है। यदि भूमि का सही प्रबंधन नहीं होगा तो आर्थिक विकास संभव नहीं है और न ही सामाजिक स्थिरता संभव है। इसलिए हम कहते हैं कि भूमि प्रशासन भारतीय शासन प्रणाली की रीढ़ है और इसी रीढ़ को मजबूत बनाए रखना उप जिलाधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजस्व प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ध्यान दीजिए, यह केवल टैक्स कलेक्शन तक सीमित नहीं है, राजस्व वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक व्यवस्था है। इसका उद्देश्य है राज्य की आय सुनिश्चित करना, भूमि से संबंधित अभिलेखों को व्यवस्थित करना और भूमि विवादों का न्यायपूर्ण समाधान करना। एक प्रभावी राजस्व प्रशासन न केवल सरकार को आर्थिक रूप से सक्षम बनाता है, बल्कि समाज में न्याय और संतुलन भी स्थापित करता है। इस पूरी प्रक्रिया में एसडीएम एक केंद्रीय कड़ी के रूप में कार्य करता है। अब हम पहले घटक पर आते हैं, राजस्व संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन। इसका अर्थ है कि भूमि से संबंधित करों और अन्य देयों की विधि अनुसार वसूली की जाए। यह राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत है, जिससे विकास कार्य जैसे सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं संचालित होती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह समझिए, राजस्व संग्रह केवल पैसे इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है जिसे निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से करना आवश्यक है। एसडीएम यह सुनिश्चित करता है कि इस प्रक्रिया में कोई अनियमितता न हो और जनहित सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं भूमि अभिलेख प्रबंधन, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट की। जैसे खतौनी, खसरा, नक्शा, ये अभिलेख किसी व्यक्ति को भूमि अधिकार का प्रमाण होते हैं। यदि ये अभिलेख सही और अपडेट नहीं होंगे तो विवाद उत्पन्न स्वाभाविक है। इसलिए राजस्व प्रशासन का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि सभी अभिलेख पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से रखे जाएं। एसडीएम इस पूरी व्यवस्था की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि म्यूटेशन, सर्वेक्षण और अभिलेख सुधार विधि के अनुसार हो। विद्यार्थियों, भारत में भूमि से जुड़े विवाद अत्यंत सामान्य हैं। जैसे स्वामित्व का विवाद, सीमांकन का विवाद या अतिक्रमण। यदि इन समय पर समाधान नहीं किया जाए इनका, तो सामाजिक तनाव का कारण बन जाता है ये सब। जहां एसडीएम एक अर्ध न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में कार्य करता है। वह दोनों पक्षों को सुनता है, साक्ष्यों का मूल्यांकन करता है और विधि के अनुसार निर्णय देता है। इस पूरी प्रक्रिया में जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जैसे आइडियल ट्रम पार्टम आदि, इसका पालन किया जाता है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता पर। प्रिय विद्यार्थियों, इस संहिता का मुख्य उद्देश्य था राज्य में लागू विभिन्न पुराने और बिखरे हुए कानूनों को एकीकृत करना, कंसोलिडेट करना। पहले कई अलग अलग अधिनियम लागू थे, जिससे भ्रम और जटिलता उत्पन्न होती थी। इस संहिता ने उन सभी को एक संगठित रूप में प्रस्तुत किया, जिससे कानून अधिक स्पष्ट और लागू करने में सरल हो गया। आप इसे ऐसे समझिए कि पहले राजस्व से संबंधित कई अलग अलग कानून थे, जिनका अध्ययन और पालन करना कठिन था। लेकिन इस संहिता ने उन सभी को एक स्थान पर समाहित कर दिया। इससे न केवल प्रशासनिक कार्य सरल हुआ, बल्कि अधिवक्ताओं, न्यायालयों और नागरिकों के लिए भी कानून को समझना आसान हो गया। यह समेकन, कंसोलिडेशन विधिक प्रणाली को अधिक कोहेरेंट बनाता है, सुसंगत बनाता है। अंत में इस संहिता के एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्रशासनिक दक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और न्यायिक पारदर्शिता, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना। इसका अर्थ है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज, स्पष्ट और जवाबदेह हो। स्पीडी, क्लियर एंड अकाउंटेबल प्रोसेस इसका मेन प्रोसेस पर्पज रहा।
एसडीएम को इस प्रकार की शक्तियां और कर्तव्य दिए गए हैं कि वह बिना अनावश्यक विलंब के मामलों का निस्तारण कर सके और निर्णय का कारण स्पष्ट रूप से बताए। जब पारदर्शिता होती है तो न्याय तो जनता का विश्वास बढ़ता है और प्रशासन अधिक सुदृढ़ बनता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम राजस्व प्रशासन की संरचना को समझते हैं। किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक स्पष्ट पदानुक्रम हायरार्की आवश्यक होता है, ताकि उत्तरदायित्व और अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का सही वितरण हो सके। भूमि राजस्व प्रशासन भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, जहां प्रत्येक अधिकारी का एक निश्चित स्थान और कार्यक्षेत्र होता है, मतलब जुरिस्डिक्शन होता है। तो सबसे पहला है राज्य सरकार। सबसे ऊपर राज्य सरकार होती है, हायरार्की की बात कर रहे हैं हम, जो संपूर्ण राजस्व प्रशासन की नीति निर्माता होती है और सर्वोच्च नियंत्रक होती है। एक तो पॉलिसी मेकर होती है स्टेट, दूसरे सुप्रीम अथॉरिटी होती है। यह विभिन्न राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति करती है, अपॉइंटमेंट करती है और उनकी पावर्स निर्धारित करती है तथा आवश्यक गाइडलाइंस जारी करती है। आप इसे ऐसे समझिए, राज्य सरकार वह स्तर है जहां पूरी राजस्व व्यवस्था को दिशा और नियंत्रण मिलता है, डायरेक्शन एंड कंट्रोल मिलता है। स्टेट के बाद आते हैं कमिश्नर, आयुक्त। अब राज्य स्तर के बाद आता है कमिश्नर, जो एक मंडल का प्रमुख होता है। आयुक्त का कार्य है जिलों की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि राजस्व प्रशासन सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। आयुक्त के पास अपीली अधिकारिता भी होती है, अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन होता है, अर्थात वह निचले अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। इसलिए आयुक्त एक महत्वपूर्ण नियंत्रणकारी और न्यायिक भूमिका में होता है, सुपरवाइजरी भूमिका में होता है और जुडिशियल भूमिका में होता है। इस हायरार्की में स्टेट के बाद कमिश्नर आया, कमिश्नर के बाद जिलाधिकारी, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर भी कहा जाता है। ये पूरे जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी होता है, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर होता है। विद्यार्थियों, कलेक्टर को आप राजस्व प्रशासन का केंद्रीय स्तंभ कह सकते हैं, सेंट्रल पिलर कह सकते हैं। यह न केवल राजस्व संग्रह की निगरानी करता है, बल्कि भूमि सुधार, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसडीएम सहित सभी अधीनस्थ अधिकारी कलेक्टर के कंट्रोल में कार्य करते हैं। इस हायरार्की में डीएम के बाद आते हैं एसडीएम, एसडीओ, उप जिलाधिकारी। अब हम आते हैं इस संरचना के सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर। विद्यार्थियों, एसडीएम को फील्ड लेवल की अथॉरिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सीधे जमीनी स्तर पर प्रशासन को लागू करता है। यह न केवल राजस्व प्रशासन को संचालित करता है, बल्कि भूमि विवाद का निस्तारण भी करता है और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जो नीतियां ऊपर बनाई जाती हैं उन्हें व्यवहार में लागू करने वाला प्रमुख अधिकारी होता है एसडीएम। इस हायरार्की में एसडीएम के बाद आते हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार। सबसे निचले स्तर पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार होते हैं, जो सीधे जनता के संपर्क में रहते हैं। इनका कार्य है राजस्व वसूली, भूमि अभिलेखों का रख रखाव तथा प्रारंभिक स्तर पर विवादों का निस्तारण। ये अधिकारी एसडीएम के अधीन कार्य करते हैं और उसे रिपोर्ट करते हैं। एसडीएम को जो फील्ड लेवल की अथॉरिटी कहा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा इन्हें क्यों कहा जाता है फील्ड लेवल की अथॉरिटी? क्योंकि यह अधिकारी हैं जो प्रशासन, न्याय और शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस और गवर्नेंस, इन तीनों को एक साथ जोड़ता है। एसडीएम न केवल ऑर्डर देता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि उन आदेशों का सही क्रियान्वयन भी हो, एग्जीक्यूशन भी हो। इसलिए यदि हम पूरी राजस्व संरचना को देखें तो एसडीएम वह केंद्र है जहां से प्रशासनिक व्यवस्था वास्तव में जीवंत होती है। अब स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, विधिक आधार की बात करते हैं। हम अब उस महत्वपूर्ण भाग की बात कर रहे हैं जो इस पूरे विषय की जो लीगल फाउंडेशन है, अर्थात विधिक आधार है। किसी भी प्रशासनिक पद की शक्तियां और कर्तव्य केवल प्रैक्टिस से नहीं बल्कि लॉ से निर्धारित होते हैं।
यहाँ हमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 13 को समझना होगा, जो उप जिलाधिकारी एसडीएम की नियुक्ति, स्थिति और शक्तियों का मूल प्रावधान है, कोर प्रोविजन है। धारा 13 हमें यह बताती है कि राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रत्येक जिले में आवश्यकता के अनुसार असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की नियुक्ति कर सके। अब ध्यान दीजिए, यही वे अधिकारी हैं जिनमें से एक को उपखंड का प्रभार दिया जाता है। जब किसी असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास को किसी सब डिवीजन का प्रभारी बनाया जाता है, तब वह सब डिवीजन ऑफिसर कहलाता है। इस प्रकार एसडीएम कोई अलग पद नहीं है, बल्कि एक फंक्शनल डिजिग्नेशन है जो विधि के अंतर्गत प्रदान की जाती है। असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की नियुक्ति कैसे होती है? अब हम असिस्टेंट कलेक्टर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर को समझते हैं। राज्य सरकार यह तय करती है कि किसी जिले में कितने असिस्टेंट कलेक्टर की आवश्यकता है। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जाता है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। सामान्यतः फर्स्ट क्लास असिस्टेंट कलेक्टर को अधिक व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं, वाइडर पावर होती है, विशेषकर जब उसे सब डिवीजन का प्रभार दिया जाता है। सभी असिस्टेंट कलेक्टर कलेक्टर के अधीन कार्य करते हैं, जिलाधिकारी के अधीन कार्य करते हैं, जो पूरे जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी होता है। अब सब डिविजनल ऑफिसर का उद्भव ये कैसे होता है? प्रिय विद्यार्थियों, एसडीओ को कोई अलग से भर्ती होने वाला पद नहीं है, बल्कि जब एक असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास को किसी सब डिवीजन का प्रभार दिया जाता है, तब वह उसी क्षण एसडीओ बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि एसडीओ एक पदनाम है जो उसके जुरिस्डिक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर निर्धारित होता है। यही कारण है कि एसडीओ को हम एक फंक्शनल अथॉरिटी कहते हैं, न कि एक पृथक सेवा, सेपरेट सर्विस। इसके कुछ की वर्ड्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, जैसे असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास को एसडीओ कहा जाता है। अब इस बिंदु को ध्यान से समझिए। जब एक असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास को किसी सब डिवीजन का प्रभारी बनाया जाता है, इंचार्ज बनाया जाता है, तो वह एसडीओ कहलाता है। इसका अर्थ है एसडीओ की पहचान उसके पद से नहीं, बल्कि उसके कार्य से निर्धारित होती है। दूसरा मुख्य बिंदु है क्रिमिनल पावर प्रयोग करने पर एसडीएम कहा जाता है। अब एक और रोचक महत्वपूर्ण बिंदु है, जब यही अधिकारी राजस्व कानूनों के अंतर्गत कार्य करता है, तब उसे एसडीओ कहा जाता है। लेकिन जब वह क्रिमिनल लॉ, विशेषकर जो दंड प्रक्रिया संहिता है, उसके अंतर्गत जब शक्तियों का प्रयोग करता है, तब वही अधिकारी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एसडीओ मतलब रेवेन्यू रोल, राजस्व की भूमिका, एसडीएम मतलब मजिस्ट्रेट रोल, न्यायिक दंडात्मक भूमिका। तो विद्यार्थियों, आप यह समझ लीजिए कि एसडीएम एसडीओ कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ही अधिकारी की दो भूमिकाएं होती हैं, जब वह अलग अलग कानूनों के अंतर्गत निभाता है। यही इस पद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ये जो एसडीएम एसडीओ की जो डुअल कैपेसिटी है, द्वैत भूमिका है। अब हम इस पद की सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट विशेषता को समझते हैं। डुअल कैपेसिटी। उप जिलाधिकारी एक ऐसा अधिकारी है जो एक ही समय में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, एक राजस्व अधिकारी के रूप में और वही दूसरा दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में। यह द्वैत स्वरूप, जो डुअल नेचर, ही इस पद को अत्यंत शक्तिशाली और जिम्मेदार बनाता है। तो रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में सबसे पहले हम एसडीओ अर्थात सब डिविजनल ऑफिसर की भूमिका को समझते हैं। जब उप जिलाधिकारी राजस्व कानूनों के अंतर्गत कार्य करता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड है, तब वह एसडीओ कहलाता है। इस भूमिका में वह भूमि से संबंधित मामलों को देखता है, जैसे नामांतरण, स्वामित्व विवाद, सीमांकन और अतिक्रमण, मतलब म्यूटेशन, ऑनरशिप डिस्प्यूट, डिमार्केशन और इंक्रोचमेंट। यहाँ वह एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में कार्य करता है, जहाँ उसे साक्ष्यों का मूल्यांकन कर विधि के अनुसार निर्णय देना होता है। अब दूसरी भूमिका एसडीएम अर्थात सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। जब वही अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता तथा अन्य दंड कानूनों के अंतर्गत
शक्तियों का प्रयोग करता है तब वह एसडीएम कहलाता है। इस भूमिका में उसका मुख्य कार्य होता है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना तथा आवश्यक होने पर निषेधाज्ञा जारी करना। उदाहरण के लिए धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश जारी करना, ये सब एसडीएम की ही शक्ति है। जो महत्वपूर्ण अंतर है, इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है, क्योंकि यही परीक्षा और व्यवहारिक विधि दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एसडीओ जो होता है रेवेन्यू कोड के अधीन कार्य करता है, तो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड वर्क करता है। एसडीएम जो होता है वो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत कार्य करता है, तब वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। तो निष्कर्ष के रूप में आप यह याद रखिए कि एक ही अधिकारी, सेम ऑफिसर, दो अलग अलग भूमिकाएं, टू डिफरेंट कैपेसिटीज और दो अलग अलग जो लीगल फ्रेमवर्क है, जब वह भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों को देखता है तो वह एसडीओ है, और जब वह शांति व्यवस्था बनाए रखने और दंड कानूनों को लागू करता है तो वही अधिकारी एसडीएम बन जाता है। यही इस पद की डुअल आइडेंटिटी है जो इसे प्रशासन और न्याय दोनों के केंद्र में स्थापित करती है। अब हम बात करते हैं एसडीएम की नियुक्ति एवं क्षेत्राधिकार, अपॉइंटमेंट एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एसडीएम। तो सबसे पहला है राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि उप जिलाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो विधि के अनुसार यह अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। राज्य सरकार ही यह तय करती है कि किसी जिले में कितने असिस्टेंट कलेक्टर नियुक्त किए जाएं और उनमें से किसे उपखंड का प्रभार दिया जाए। जब किसी असिस्टेंट कलेक्टर को यह प्रभार दिया जाता है तब वह एसडीएम, एसडीओ के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि एसडीएम की स्थिति केवल प्रशासनिक निर्णय का परिणाम नहीं है, बल्कि विधिक प्रावधान पर आधारित होती है। दूसरा है एक या अधिक उपखंडों का प्रभार। अब आप यह समझिए कि एसडीएम का कार्यक्षेत्र क्या होता है, ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। सामान्यतः एक एसडीएम को एक उपखंड का प्रभार दिया जाता है जो कि तहसीलों का समूह होता है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार राज्य सरकार एक ही एसडीएम को एक से अधिक उपखंडों का प्रभार भी दे सकती है, चार्ज ऑफ मल्टीपल सब डिवीजन। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा और कार्य कुशलता बनाए रखना होता है। इसलिए एसडीएम का क्षेत्राधिकार स्थिर नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, बल्कि आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। यह फ्लेक्सिबल होता है। तीसरा है कलेक्टर के अधीन कार्य। विद्यार्थियों, अब हम एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सिद्धांत को समझते हैं। एसडीएम स्वतंत्र नहीं होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि वह जिलाधिकारी के अधीन कार्य करता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर। कलेक्टर पूरे जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता है, मैंने आपको बताया, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी। और एसडीएम उसके डायरेक्शन और कंट्रोल में अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इसका अर्थ यह है कि एसडीएम के सभी प्रशासनिक निर्णय व्यापक रूप से कलेक्टर की पॉलिसी और इंस्ट्रक्शन के अनुरूप होते हैं। अभी जो सबऑर्डिनेशन है इसको समझें। अब हम जो अधीनता का सिद्धांत है इसको समझते हैं। एक सब डिवीजन के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार एसडीएम के अधीन होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह अधीनता केवल एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, अर्थात एसडीएम उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं, उनके कार्यों की निगरानी कर सकते हैं और कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकते हैं, परंतु जुडिशियल सबऑर्डिनेशन नहीं होता है। यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म बात है, इस अंतर को समझिए। यद्यपि अन्य राजस्व अधिकारी प्रशासनिक रूप से एसडीएम के अधीन होते हैं, लेकिन वो न्यायिक रूप से उसके अधीन नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई अधिकारी जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई आदेश पारित करता है तो एसडीएम उस आदेश के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता। यदि वह अधिकारी उसी स्तर का है तो अपील नहीं सुन सकता। यह सिद्धांत जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। एसडीएम अपने समान स्तर के अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता। अब इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत समझिए कि एसडीएम अपने समान स्तर के अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता। इसका कारण यह है कि विधि में एक स्पष्ट
जो न्यायिक पदानुक्रम निर्धारित किया गया है, जुडिशियल हायरार्की निर्धारित किया गया है, जिसमें अपील हमेशा उच्च अधिकारी के समक्ष की जाती है। अपने से हायर उस जिस अधिकारी के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, अपील उससे हायर अथॉरिटी के समक्ष की जाती है, न कि समान अधिकारी के समक्ष। उदाहरण के लिए असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास में कोई न्यायिक आदेश पारित किया तो उसकी अपील एसडीएम के पास नहीं बल्कि कमिश्नर के पास होगी। इस सिद्धांत को आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, इक्वल अथॉरिटी कैन नॉट सिट इन अपील ओवर इक्वल अथॉरिटी। तो विद्यार्थियों, आप यह स्पष्ट रूप से समझ लें कि एसडीएम की शक्तियां व्यापक अवश्य हैं लेकिन सीमित भी हैं, विशेष रूप से न्यायिक मामलों में। यही संतुलन प्रशासनिक दक्षता और न्यायिक निष्पक्षता दोनों को सुनिश्चित करता है। अब जुडिशियल हायरार्की को समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम राजस्व न्यायिक व्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू जुडिशियल हायरार्की को समझते हैं। अब जब कोई असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास अपने जुडिशियल अथॉरिटी का प्रयोग करते हुए कोई आदेश पारित करता है तो उस आदेश के विरुद्ध अपील सीधे उच्च अधिकारी अर्थात कमिश्नर के समक्ष जाती है। इसका अर्थ यह है कि अपील की प्रक्रिया एक निर्धारित क्रम का पालन करती है, जिससे न्यायिक व्यवस्था में स्पष्टता और निष्पक्षता, क्लैरिटी एंड फेयरनेस बनी रहती है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि अपील हमेशा हायर फोरम पर की जाती है, न कि इक्वल लेवल पर। अब बात करते हैं एसडीएम की अपीली शक्तियों की। विद्यार्थियों, एसडीएम के पास अपील सुनने की शक्ति होती है, लेकिन यह शक्ति सीमित होती है। वह केवल उन मामलों में अपील सुन सकता है जहां लॉ ने उसे विशेष रूप से यह अधिकार प्रदान किया है। वह अपने समान स्तर के अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो जुडिशियल प्रोसेस में डिसिप्लिन और हायरार्की बनी रहे। अब इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत समझिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इज नॉट इक्वल टू जुडिशियल कंट्रोल। इसका अर्थ यह है कि भले ही कोई अधिकारी प्रशासनिक रूप से किसी अन्य अधिकारी के अधीन हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह न्यायिक रूप से भी उसके अधीन होगा। उदाहरण के रूप में समझिए कि तहसीलदार प्रशासनिक रूप से एसडीएम के अधीन होता है, लेकिन यदि उसने कोई न्यायिक आदेश पारित किया है तो एसडीएम उस आदेश के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता जब तक कि विधि उसे अधिकार न दे। यह सिद्धांत जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि न्याय निष्पक्ष और इम्पार्शियल हो, न्याय जो है इम्पार्शियल हो और बिना किसी प्रशासनिक दबाव के दिया जाए। हालांकि तहसील सिस्टम में कुछ व्यवहारिक मामले हैं जिसमें स्पष्ट रूप से तहसीलदार के आदेशों को एसडीएम के यहाँ अपील किया जाता है और एसडीएम साहब उसको सुनते हैं, और ज़्यादातर मामलों में अगर वो सही रहता है तो उसे प्रूव कर देते हैं, नहीं तो तहसीलदार के यहाँ वापस भेज देते हैं कि आप इसकी सुनवाई फिर से करिए, इस मामले में फिर से निर्णय दीजिए। तो विद्यार्थियों, आप इस भाग से दो बात समझते हैं। अपील हमेशा उच्च अधिकारी के पास जाती है। प्रशासनिक अधीनता जो है वो न्यायिक अधीनता की से अलग अवधारणा है। यही अंतर आपको न केवल परीक्षा में बल्कि व्यवहारिक वकालत में भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम उस महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं जहां से एसडीएम की वास्तविक भूमिका और प्रभाव स्पष्ट होती है, अर्थात उसकी शक्तियां। एसडीएम केवल एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, बल्कि वह एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी भी है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी भी है, जिसके पास व्यापक और विविध शक्तियां होती हैं। आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। हम बात कर रहे हैं एसडीएम की शक्तियों की, पावर्स ऑफ एसडीएम। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करते हैं। सबसे पहले एसडीएम की प्रशासनिक शक्तियां आती हैं। एसडीएम अपने उपखंड में रेवेन्यू कलेक्शन का सुपरविजन करता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि भूमि से संबंधित लैंड रेवेन्यू सही तरीके से और समय पर वसूला जाए। इसके साथ ही वह भूमि अभिलेखों जैसे खतौनी, खसरा आदि का मॉनिटरिंग करता है ताकि वो एक्यूरेट और अपडेटेड रहे। इसके अतिरिक्त तहसीलदार
और नायब तहसीलदार जैसे अधीनस्थ अधिकारियों पर उसका नियंत्रण होता है, जिससे प्रशासनिक कार्यों का सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है। दूसरी पावर है जुडिशियल पावर। अब हम एसडीएम की जुडिशियल पावर को समझते हैं, न्यायिक शक्तियों को समझते हैं। जब एसडीएम राजस्व कानूनों के अंतर्गत कार्य करता है तब वह एक राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करता है, रेवेन्यू कोर्ट के रूप में कार्य करता है। वह अपील और रिवीजन जैसे मामलों की सुनवाई करता है, जहां उसे निचले अधिकारियों के आदेशों की वैधता और उचितता की जांच करनी होती है। इसके अतिरिक्त उसे रिकॉर्ड मंगाने की शक्ति भी प्राप्त होती है। वह आवश्यकता पड़ने पर पेनाल्टी फाइन भी लगा सकता है। इस प्रकार एसडीएम जुडिशियल प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी है पावर उसकी लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड। भूमि विवादों का निवारण यह कार्य समाज में शांति और स्थिरता बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। एसडीएम म्यूटेशन से जुड़े विवादों का समाधान करता है, जहां यह तय किया जाता है कि भूमि का स्वामित्व किसके नाम दर्ज होगा। इसके अतिरिक्त वह इंक्रोचमेंट को हटाने के आदेश भी दे सकता है। स्वामित्व विवाद और सीमांकन से जुड़े मामलों में भी एसडीएम महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इस प्रकार वह भूमि से संबंधित विवादों का प्रमुख निवारक होता है, प्राइमरी डिस्प्यूट रिसॉल्वर होता है। चौथा है क्वासी जुडिशियल पावर। अंत में हम एसडीएम की अर्ध न्यायिक शक्तियों को समझते हैं, जो उसकी न्यायिक भूमिका की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। एसडीएम को अपने निर्णय देते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होता है, दोनों पक्षों को सुनने का अवसर देना होता है। इसके अतिरिक्त उसे हर निर्णय में कारण स्पष्ट रूप से बताने होते हैं। रीजनड ऑर्डर, युक्त आदेश कहते हैं जिसे, कारण सहित आदेश। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय ट्रांसपेरेंट, फेयर और जस्टिफाइड हो, पारदर्शी, निष्पक्ष और न्याय संगत हो। तो विद्यार्थियों, आप यह समझ लें कि एसडीएम की शक्तियां केवल प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह न्याय और विवाद समाधान का भी केंद्र है। इसलिए एसडीएम को हम एक मल्टी डायमेंशनल अथॉरिटी कह सकते हैं, जो प्रशासन, न्याय और सामाजिक संतुलन तीनों को एक साथ संचालित करता है। अब एडिशनल एसडीएम की भूमिका की बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम उप जिलाधिकारी के सहायक स्वरूप को समझते हैं, एएसडीओ की नियुक्ति और भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। सामान्यतः यह नियुक्ति असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास में से ही की जाती है, जिसे विशेष रूप से एक या अधिक उपखंडों में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बढ़ते हुए राजस्व कार्य और लंबित मामलों को प्रभावी रूप से निपटाया जा सके। ये जो है एसडीएम के समान कार्य इनका होता है, परंतु थोड़ा सा लिमिटेड पावर होती है। अब इस महत्वपूर्ण बात को समझिए कि एएसडीओ का कार्य लगभग एसडीएम के समान ही ये कार्य करते हैं, जैसे राजस्व प्रशासन, न्यायिक कार्यवाही और भूमि विवादों का निस्तारण। लेकिन उसकी शक्तियां जो है फुल नहीं होती है, बल्कि लिमिटेड होती हैं। वह केवल उन्हीं मामलों में कार्य कर सकता है जिनके लिए उसे विशेष रूप से अथॉरिटी प्रदान किया गया हो। इसलिए एएसडीओ की भूमिका सहायक की होती है, सपोर्टिव रोल की होती है, न कि पूर्णतः स्वतंत्र। तो आप ये समझ लें कि एडिशनल एसडीएम एक प्रकार से एसडीएम का जो है वो एक्सटेंडेड आर्म होता है, विस्तारित हाथ होता है, जो उसके कार्यभार को कम करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में सहायता करता है। सरल शब्दों में एसडीएम मतलब प्राइमरी अथॉरिटी, मुख्य प्राधिकारी, एएसडीओ मतलब सपोर्टिंग अथॉरिटी, सहायक प्राधिकारी। और याद रखिए, एएसडीओ की शक्तियां उसकी अपनी नहीं होती हैं, बल्कि उसे सरकार द्वारा दी गई होती है। इसलिए उसे हम डेलीगेटेड अथॉरिटी कहते हैं। अब एसडीओ जुडिशियल का भी एक कॉन्सेप्ट है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव जुडिशियल वर्क। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम एक आधुनिक और अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को समझते हैं, एसडीओ जुडिशियल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह अधिकारी विशेष रूप से केवल न्यायिक कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। सामान्य एसडीएम, एसडीओ जहां एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल दोनों प्रकार के कार्य करते हैं, वहीं एसडीओ जुडिशियल को केवल न्यायिक मामलों जैसे लैंड डिस्प्यूट, अपील और रिवीजन
के एडजुडिकेशन के लिए नियुक्त किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जुडिशियल वर्क अधिक स्पेशलाइजेशन और फोकस्ड अप्रोच के साथ संपन्न हो। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रिय विद्यार्थियों, राजस्व न्यायालय के मामलों में संख्या जो है, राजस्व न्यायालयों में जो केसेज हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण कई बार मामलों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब हो जाता है। एसडीओ जुडिशियल की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस लंबित मामलों को कम किया जाए, जो बैकलॉग ऑफ केसेज है उसे कम किया जाए। जब एक अधिकारी केवल न्यायिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह अधिक कुशलता और तेजी से निर्णय दे सकता है। एसडीओ जुडिशियल की अवधारणा को हम एक मॉडर्न रिफॉर्म अप्रोच के रूप में देख सकते हैं, आधुनिक सुधारात्मक पहल के रूप में देख सकते हैं। यह प्रशासनिक सुधार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसमें कार्यों का विभाजन किया गया है ताकि प्रशासन और न्याय दोनों ही अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन सकें। इसका सीधा लाभ यह है कि न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसेस जो है वो तेज हो, स्पीडी हो, निर्णयों की गुणवत्ता बेहतर होती है और जनता का विश्वास बढ़ता है। तो विद्यार्थियों, आप ये समझ लें कि एसडीओ जुडिशियल केवल एक पद नहीं है बल्कि एक सोच है। विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन, दक्षता, एफिशिएंसी और त्वरित न्याय, स्पीडी जस्टिस, इन तीनों की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है एसडीओ जुडिशियल। अब हम बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ एसडीएम। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम एसडीएम की शक्तियों के बाद उसके कर्तव्यों को समझते हैं। यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जहां पावर होती है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। एसडीएम का पद केवल अथॉरिटी का प्रतीक नहीं है बल्कि जन सेवा, पब्लिक सर्विस और अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व का भी प्रतीक है। आइए उसके प्रमुख कर्तव्यों को क्रमवार समझते हैं। सबसे पहला है राजस्व प्रशासन। सबसे पहले एसडीएम का मुख्य कर्तव्य है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावी ढंग से संचालित करना। इसमें लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट करना, उसका कलेक्शन करना शामिल है। एसडीएम यह सुनिश्चित करता है कि कर निर्धारण विधि के अनुसार हो और किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। इसके साथ ही वह तहसील स्तर पर कार्य कर रहे अधिकारियों जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार की निगरानी करता है ताकि राजस्व प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर सके। दूसरा है जुडिशियल ड्यूटी। अब हम एसडीएम के न्यायिक कर्तव्यों को समझते हैं। जब एसडीएम एक राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करता है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है निष्पक्ष सुनवाई, निष्पक्ष फेयर हियरिंग सुनिश्चित करना। वह दोनों पक्षों को समान अवसर देता है, साक्ष्यों का मूल्यांकन करता है और विधि के अनुसार निर्णय देता है। भूमि विवादों का निस्तारण करते समय उसे निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होता है। तीसरा है रिकॉर्ड मैनेजमेंट। विद्यार्थियों, एसडीएम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य है भूमि अभिलेखों का प्रबंधन और संरक्षण, मैनेजमेंट और प्रिजर्वेशन। इसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो खतौनी है और खसरा फील्ड रजिस्टर से कहा जा सकता है और अन्य अभिलेखों को सुरक्षित और अपडेट रखना शामिल है। आज के डिजिटल युग में यह दायित्व और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अब भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, डिजिटाइजेशन कर रहा है। एसडीएम यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट हों। फोर्थ है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। अब हम एसडीएम की एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य की बात करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन। एसडीएम लैंड रिफॉर्म, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और रूरल डेवलपमेंट योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे बाढ़, सूखा आदि के समय एसडीएम राहत कार्यों का संचालन करता है और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करता है। अंत में एसडीएम का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। वह अपने यूरिसडिक्शन में इलीगल इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है। इसके साथ ही वह पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी भी प्रकार की अशांति या विवाद को समय रहते समय नियंत्रित किया जा सके। इस प्रकार एसडीएम न केवल एक प्रशासनिक अधिकारी है बल्कि शांति और व्यवस्था का संरक्षक भी है। तो विद्यार्थियों, आप यह समझ लें
कि एसडीएम के कर्तव्य मल्टी डायमेंशनल हैं, बहुआयामी हैं। वह राजस्व प्रशासक भी है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर, वह न्यायिक अधिकारी है, जुडिशियल ऑफिसर और कानून व्यवस्था का संरक्षक भी है। यही कारण है कि एसडीएम को प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत भाग पर आते हैं, प्रैक्टिकल डायमेंशन, जो व्यवहारिक आयाम है। अब तक हमने थियरी को समझा, लेकिन लॉ का वास्तविक महत्व तभी है जब उसे व्यवहार में लागू कर सके। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अलग अलग दृष्टिकोणों से अधिवक्ता, छात्र और प्रशासनिक अधिकारी से एसडीएम की भूमिका को समझें। सबसे पहले अधिवक्ताओं के दृष्टिकोण से इस विषय को समझते हैं। विद्यार्थियों, एक सफल वकील वही होता है जो सही फोरम का चयन करना जानता हो। राजस्व मामलों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप यह पहचानें कि केस किस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तहसीलदार, एसडीएम, कमिश्नर। यदि फोरम का चयन गलत हुआ तो पूरा मामला तकनीकी आधार पर खारिज हो सकता है। इसके साथ ही जो अपील की रणनीति है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अधिवक्ता को यह समझना चाहिए कि अपील कहाँ दायर करनी है, किन आधारों पर करनी है और किस प्रकार आदेश को चुनौती देनी है। इसलिए एसडीएम की अधिकारिता और न्यायिक पदानुक्रम की स्पष्ट समझ एक अधिवक्ता के लिए बहुत अनिवार्य है। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपके दृष्टिकोण से इस विषय को समझते हैं, मतलब छात्रों के दृष्टिकोण से। सबसे पहले आपको बेयर एक्ट रीडिंग की आदत विकसित करनी होगी। केवल नोट्स पढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको सीधे लॉ की भाषा को समझना होगा, जैसे सेक्शन, डेफिनेशन, प्रोविजंस। इसके साथ ही केस बेस्ड एनालिसिस भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी वास्तविक मामले को पढ़ते हैं तो आपको यह समझ आता है कि कानून व्यवहार में कैसे लागू होता है। यह न केवल आपकी परीक्षा में मदद करेगा, बल्कि भविष्य में वकालत के लिए भी आपको तैयार करेगा। अब अंत में प्रशासनिक अधिकारियों के दृष्टिकोण से इस विषय को समझते हैं। एसडीएम जैसे पद पर कार्य करते समय सबसे बड़ी चुनौती होती है पावर वर्सेस अकाउंटेबिलिटी बैलेंस, शक्ति और उत्तरदायित्व का संतुलन। अर्थात आपके पास जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग विवेकपूर्ण और विधि के अनुरूप होना चाहिए। यदि शक्ति का दुरुपयोग होता है तो यह न केवल प्रशासनिक विफलता है, बल्कि यह न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन भी है। और इसलिए एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी की पहचान यह है कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय पारदर्शिता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व को बनाए रखें, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन रखें। तो विद्यार्थियों, इस भाग का जो निष्कर्ष है वो यह है कि विधि केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, बल्कि उसे समझकर सही ढंग से लागू करना ही उसकी वास्तविक सफलता है। चाहे आप अधिवक्ता बने, न्यायिक अधिकारी बने या प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम की भूमिका और उसके विधिक आयाम की गहरी समझ आपको एक सक्षम विधि व्यवसायी बनाएगी, एक कॉम्पिटेंट लीगल प्रोफेशनल बनाएगी। अब हम उस भाग पर आते हैं जो किसी भी विधिक व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा होता है, अर्थात उसकी समकालीन चुनौतियाँ। कानून कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसके इम्प्लीमेंटेशन में बाधाएं हैं तो उसका उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। एसडीएम के संदर्भ में भी कई व्यवहारिक समस्याएं सामने आती हैं जिन्हें समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला है लंबित मामलों की अधिकारिता। सबसे पहली और सबसे गंभीर समस्या है लंबित मामलों की, जो लंबित मामले हैं, पेंडिंग केसेस की अधिकता। राजस्व न्यायालयों में भूमि विवादों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण मामलों के निस्तारण में विलंब होता है। यह न केवल जस्टिस को देर से पहुंचाता है, बल्कि कई बार न्याय के उद्देश्य को ही प्रभावित कर देता है। इसलिए कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एसडीएम के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वह सीमित संसाधनों में अधिक मामलों का समयबद्ध निस्तारण करे। दूसरी चुनौती है करप्शन, भ्रष्टाचार। भूमि से जुड़े मामलों में अक्सर आर्थिक हित बहुत अधिक होते हैं, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। यदि निर्णय में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस का अभाव है, पारदर्शिता और निष्पक्षता का अभाव है, तो यह पूरे राजस्व प्रशासन की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।
इसलिए एसडीएम के लिए आवश्यक है कि वह अपने कार्यों में नैतिकता और ईमानदारी बनाए रखें, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी बनाए रखें। तीसरा है तकनीकी बाधाएं। विद्यार्थियों, आज के डिजिटल युग में तकनीकी बाधाएं भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई हैं। लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन के प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी जो तकनीकी सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर्याप्त विकसित नहीं है। इंटरनेट की कमी, डेटा की त्रुटियां और कर्मचारियों का जो अपर्याप्त प्रशिक्षण है, लैक ऑफ ट्रेनिंग, ये समस्याएं इस प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। एसडीएम को इन चुनौतियों के बीच संतुलन बनाते हुए कार्य करना पड़ता है। अंत में जो है वो भूमि विवाद का राजनीतिकरण, पॉलिटिकाइजेशन ऑफ लैंड डिस्प्यूट, अंत में एक बहुत संवेदनशील चुनौती है, भूमि विवादों का राजनीतिकीकरण। कई बार भूमि से जुड़े विवाद राजनीतिक दबाव या राजनीतिक प्रभाव के कारण जटिल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एसडीएम के लिए निष्पक्ष और विधि के अनुरूप निर्णय लेना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। यहाँ एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी की पहचान यह होती है कि वह किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव से मुक्त होकर के केवल विधि और न्याय के आधार पर निर्णय ले। तो विद्यार्थियों, आप यह समझ लें कि एसडीएम की भूमिका केवल शक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इन चुनौतियों से जूझते हुए एक संतुलित और न्यायपूर्ण प्रशासन स्थापित करता है। इसलिए एक सक्षम एसडीएम वही है जो कानून, नैतिकता और प्रशासनिक दक्षता, इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखे, लॉ एथिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बनाए रखे, इसमें बैलेंस बनाए रखे। अब हम इसकी थोड़ी सी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण और इंटेलेक्चुअल भाग पर आते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस। यहाँ हम केवल तथ्यों को नहीं समझेंगे, बल्कि उनके पीछे की अवधारणाओं, सीमाओं और सुधार की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। तो क्या एसडीएम मिनी कलेक्टर है? सबसे पहले एक रोचक प्रश्न कि क्या एसडीएम को मिनी कलेक्टर कहा जा सकता है? तो पहली दृष्टि में यह कथन सही प्रतीत होता है, क्योंकि एसडीएम अपने उपखंड में वही कार्य करता है जो कलेक्टर पूरे जिले में कार्य करता है, जैसे राजस्व प्रशासन, कानून व्यवस्था और न्यायिक कार्रवाई। लेकिन विद्यार्थियों, यदि हम गहराई से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि एसडीएम की शक्तियां पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि वे कलेक्टर के कंट्रोल और सुपरविजन के अधीन होती हैं। इसलिए एसडीएम को मिनी कलेक्टर कहना आंशिक रूप से सही है, लेकिन पूर्णतः सटीक नहीं है। दूसरा है जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं, न्यायिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक नियंत्रण के बीच संतुलन। एसडीएम एक ऐसा अधिकारी है जो एक ही समय में प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के कार्य करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या एक अधिकारी जो कलेक्टर के अधीन है वास्तव में स्वतंत्र है और स्वतंत्र न्यायिक निर्णय दे सकता है? यहाँ यह समझना आवश्यक है कि लॉ ने एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। प्रशासनिक रूप से एसडीएम कलेक्टर के अधीन है, लेकिन न्यायिक कार्य करते समय उसे स्वतंत्र होना चाहिए। यही कारण है कि हमने पहले ही बात की है इस पर कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, लेकिन जुडिशियल कंट्रोल नहीं है। यह संतुलन बनाए रखना एसडीएम की सबसे बड़ी चुनौती है। अब हम एक बात करते हैं रिफॉर्म की आवश्यकता, नीड फॉर रिफॉर्म। विद्यार्थियों, हम सुधारों की आवश्यकता पर विचार करते हैं। वर्तमान समय में राजस्व प्रशासन कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे लंबित मामले, बैकलॉग, टेक्निकल इशू और पॉलिटिकल प्रेशर। इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है, जैसे न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण जरूरी है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एसडीओ जुडिशियल की संख्या बढ़ाना और डिजिटलीकरण को और प्रभावी करना, अधिकारियों का प्रशिक्षण, इन सुधारों का उद्देश्य है स्पीडी, ट्रांसपेरेंट और फेयर जो है न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना। तो विद्यार्थियों, इस पूरे विश्लेषण से आप ये समझ लें कि एसडीएम का पद
केवल पावर का नहीं बल्कि बैलेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पद है। एक सफल एसडीएम वही है जो प्रशासन, न्याय और नैतिकता इन तीनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस पूरे विषय के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। हमने उप जिलाधिकारी की नियुक्ति, शक्तियां, कर्तव्य और उसकी डुअल कैपेसिटी को विस्तार से समझा। यदि हम इन सभी पहलुओं को एक साथ देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एसडीएम केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं है बल्कि वह एक मल्टी डायमेंशनल अथॉरिटी है। एसडीएम अपने उपखंड में राजस्व प्रशासन को संचालित करता है, अधीनस्थ अधिकारियों का सुपरविजन करता है और सरकारी नीतियों को इम्प्लीमेंट करता है। इस रूप में वह प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। एसडीएम जुडिशियल जो न्यायिक अधिकारी है, एसडीएम राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करता है। वह भूमि विवादों का निस्तारण करता है, अपील सुनता है और न्याय प्रदान करता है। इस भूमिका में वह प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करता है। विद्यार्थियों, यदि हम पूरे राजस्व सिस्टम को देखें, उसके फ्रेमवर्क को देखें तो पाएंगे कि एसडीएम वह केंद्र है जहां प्रशासन, न्याय और नीति एक साथ मिलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस और पॉलिसी ये एक साथ मिलते हैं। यह वह स्तर है जहां कानून वास्तव में ग्राउंड रियलिटी पर लागू होता है। इस पूरे व्याख्यान का सार एक पंक्ति में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि एसडीएम इज द पिवट ऑफ ग्रास रूट्स गवर्नेंस इन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थात एसडीएम वह धुरी है जिसके चारों ओर जमीनी स्तर पर राजस्व प्रशासन संचालित होता है। तो विद्यार्थियों, आप ये समझ लें कि एसडीएम का पद केवल एक गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है बल्कि जिम्मेदारी, संतुलन और न्याय का प्रतीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंस और जस्टिस का प्रतीक है। और एक सक्षम एसडीएम वही है जो विधि, शासन और नैतिकता, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स इन तीनों को संतुलन करते हुए समाज में न्याय और व्यवस्था स्थापित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।